10वीं कक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र साइंस का। ठीक है, साइंस में हम लोग देखेंगे इसका जो सिलेबस है वो देख लो एक बार कि साइंस में कितना नंबर का पूछेगा। 80 नंबर का पूछेगा। समय रहेगा 3 घंटा और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दांत का जो इनेमल होता है। ठीक है, दांत का जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है। तो दांत का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सी पाइट से बना होता है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइट से बना होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ, एक विलियन मतलब कोई घोल है। एक विलियन कुचले हुए अंडे की छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में शामिल है। तो इस विलियन में ऐसा क्या शामिल है जो उस चूने के पानी को दूधिया कर देता है अंडे के छिलके के साथ। तो उसमें क्या मौजूद रहता है वो देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर लिथियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये दुधिया कर देता है कलर को। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करके उसके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। वह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, वो जल में घुलनशील है। तो वो क्या है, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, या फिर लोहा है। तो वो कौन हो जाएगा जो कि ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है और जल में घुल भी जाता है। तो वो कौन है, कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। यानी कि जो मानव पुरुष है, यानी कि जो मादा है, क्या होता है, मादा और नर। ठीक है, मानव पुरुषों में नर और मादा जो होता है उसमें पुरुष कह रहा है, यानी कि पुरुष यानी कि लड़कों में। ठीक है, उसमें जो यौवन आरंभ की जो आयु है वो कितना से कितना होता है। उसमें यौवन आरंभ की जो आयु स्टार्ट होती है ना वो 12 से 14 में स्टार्ट हो जाती है। मानव पुरुषों में यौवन आरंभ की आयु क्या है, तो वो क्या है, 12 से 14 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। यहाँ पे कहा गया है, हाँ, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में गुजारा जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब हुआ कि केमिकल परिवर्तन यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको हम लोग फिर वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आसुत जल का उबलना, या फिर चीनी का कार्मेलाइजेशन। कार्मेलाइजेशन, अच्छा, कार्मेलाइजेशन पानी का नाम विघटन दिवस पर तो वो चीनी में कार्मेलाइजेशन। ठीक है, चीनी का कार्मेलाइजेशन यानी कि चीनी को अगर हम लोग जला दे तो वो क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। और किसी चीज का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। और वही पूछा है, यहाँ पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का जो मादा प्रजनन अंग होते हैं ना वो कौन कौन होते हैं। शैली शैली होते हैं, अंडाशय होता है, या फिर वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये होता है। ठीक है, ये फूल के जो जनन अंग होते हैं ना वो वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो मानव नेत्र में फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो एक पेशी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां। ठीक है, उसके द्वारा होता है।
फोकस दूरी है। हम लोग धूप से अगर किसी घर के अंदर आते हैं तो हम लोग आँख थोड़ा छोटा करने लगते हैं, और बाहर अचानक जाते हैं तो आँख बड़ा करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशियों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला देखो किससे होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति -4.0 डी है, तो लेंस की प्रकृति क्या है? ध्यान से समझना, जिस लेंस का जो क्षमता है वो अगर माइनस में आ जाए, ठीक है, वो लेंस क्या होता है? अवतल लेंस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा वो? अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, मटर के शुद्ध लंबे बौने पौधे, जिसको टीटी से डिनोट किया था, कैपिटल टी से, को एक शुद्ध छोटे पौधे, इसको स्मॉल टीटी से, टीटी के साथ संकलित किया जाता है, यानी कि इसके साथ क्रिया कराया जाता है। तो एफ यानी कि इसका जो फीचर आता है, पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? इसमें जो लंबे पौधे होंगे और छोटे पौधे होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। इसमें मिक्स कराया जा रहा है, ठीक है, यानी आनुवांशिकता का प्रश्न है ये। तो इसमें क्या हो सकता है? इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या हो सकता है वो पूछा है। इसका रेशियो ना 1/1 का हो सकता है, ठीक है, 1/1 का, यानी कि कुछ पौधे लंबे होंगे, कुछ पौधे छोटे होंगे, कुछ पौधे लंबे होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 मीटर फोकस दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा? ठीक है, एक वस्तु दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा, है ना? वस्तु का आवर्धन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो, पहले जो दिया गया वो लिखते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग यू कहते हैं, वो 20 से, ठीक है। उसके बाद बोला रखी गई जिसकी फोकस दूरी को हम लोग एफ कहते हैं। एफ बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। हम लोग को पता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये होता है दर्पण फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे होता है प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 1/f जो है वो कितना है? 25, यानी 25 लिखेंगे, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है? 20 है, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा 1/v इधर छोड़ देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/25 माइनस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तब इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 25 और 20 का 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 20 25 100, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ घट के आएगा 1/100, और भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब 1 से यहाँ से इससे कट जाएगा, यानी कि भी बराबर जो आएगा वो आएगा 100, ठीक है। अब 100 आएगा भी बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एच बराबर क्या होता है? v/u होता है ना। यानी कि 100 में यू कितना है? 20 है, तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और माइनस था तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ठीक है। खाद्य जाल के लिए, यानी खाद्य जाल जो होता है ना, वो उसके लिए क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, या फिर ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, इस तरह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसी विशेष छोर पर देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, और परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना? कौन सा है जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी कि VI, या फिर 12/R, या फिर V2/R, या फिर I2R, ठीक है, इस तरह से। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई टू आर, ठीक है, आई टू बाय आर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का काला घटन क्या कहते हैं, यानी कि ये आंख से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, देखो इसमें हम लोग देखेंगे दृष्टि पटल कहलाता है। ये तो पीछे होता है परितारिका, ये भी नहीं होगा, कॉर्निया नहीं होगा, ये पुतली होगा, वो पुतली है जो छोटा बड़ा होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 16 का। अब 17 देखते हैं हम लोग। 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं चिप्स की जो थैली होती है वगैरह वगैरह में क्या डाला जाता है जिससे वो संचारित संचारित यानी कि खराब नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन सा है ऐसा खाद्य पदार्थ तेल वाला, तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। क्या गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 17 का सी, ठीक है। अब 18 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है 18। हाँ, विद्युत एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, जो जनरेटर होता है वो किसको किसमें परिवर्तित करता है, ठीक है, वो देखना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो गलत बात है। विद्युत जनरेटर तो विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका ऑप्शन नंबर हमको डी लगता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन कितना था, ये 18 है ना। 18 क्या हो जाएगा, डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी है। तो जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो दूरी होता है वो होता है अनंत, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 19 का। अब 20 देखते हैं। 20 बोला है, मानो आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये तो सबको पता है, कहाँ बन रहा है इसका, रेटिना पे बनता है, ठीक है, सबको पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। हाँ, शायद दृष्टि पटल ही कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, हाँ। तो इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, इसलिए यहाँ पे रेटिना लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का एक उदाहरण है। उत्पादक उसे कहते हैं जो प्रथम पोषक स्तर के लिए भोजन होता है, ठीक है, तो वही उत्पादक होता है, जैसे घास वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा घास, है ना, घास हो जाएगा उत्पादक। उसके बाद प्रथम पोषी स्तर कौन हो जाएगा, गाय, गाय उसको खाएगी। अब गाय को कौन खाएगा, शेर खाएगा, वो द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। इस तरह से जो चैन चलता है, फूड चैन होता है, जो शुरू का होता है उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। घास होता है, उसके बाद इसको खाने वाला कोई होता है, फिर इसको कोई खाएगा, फिर इसको कोई खाएगा, उसी को हम लोग फूड चैन कहते हैं, ठीक है। उसमें घास हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही 21 का, ठीक है। अब 22 में देखते हैं, पौधों से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसके कारण होता है, ठीक है। तो कोई तो हार्मोन रहा होगा जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो पौधों में परिपक्व पत्तियों और फूलों या फलों का गिरना वो किस हार्मोन के कारण होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल, जिसको एबीसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, एबीसी हार्मोन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, परिपक्व होने के बाद फल गिर जाते हैं और पत्तियां भी गिरती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जो शरीर का कोई भी भाग होता है जो तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देश का प्रतिक्रिया करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावक कहते हैं, ठीक है। जो इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का पैर वगैरह या फिर कहीं भी चोट लग गया, तो वो इंफॉर्मेशन भेजता है दिमाग को, यानी तंत्रिका के माध्यम से, और वो बताता है कि पैर में चोट लग गया है, तो पैर में ही तुमको ये करना पड़ेगा, पकड़ो पैर और चुपचाप निकलो हॉस्पिटल, ठीक है। ये नहीं कि माथा पकड़ के निकल जाओ, तो वो प्रभावक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, कौन सा रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेंट, हाँ, रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसी चीज है जो ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत के टूटने के लिए जिम्मेदार है। क्षरण मतलब क्या होता है,
क्षति होता है, खत्म होता है। यानी कि पृथ्वी के सतह के ऊपर एक परत है हम लोग का, जो पराबैंगनी किरणों को यूवी रेज से बचाता है, ठीक है, हानिकारक किरण से बचाता है, जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये टूट रहा है यहाँ के लोगों के कांड के कारण, ठीक है। यहाँ का लोग क्या करता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, ठीक है। और जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी वगैरह हो गया, इसमें से कौन सा गैस निकलता है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो उसी से क्या होता है, ओजोन परत क्षय होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का, ठीक है, सही आंसर ये है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो जल के साथ जो है ना अभिक्रिया करने वाला अगर कोई तत्व सबसे तगड़ा है तो वो है सोडियम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, ये आगे लगा देता है सीधा, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, ठंडे जल में आग लगा देता है। जादूगर देखना, कभी कटोरा में रुमाल ढक लेगा, सोडियम रख लेगा, पानी मार देगा रुमाल में, ठीक है, धुआं निकलने लगेगा, बोलता है बजा ताली अब तो लोग, ठीक है। तो वो सोडियम रहता है, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या हो सकता है? तो देखो इसमें सी कितना है, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ ईथ प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और जिसका लास्ट में HCHO है, यानी कि HO है, उसको हम लोग किस ग्रुप से समझते हैं, कि किस ग्रुप का फंक्शन है वो, प्रोपेनल डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का रहता है। CHO जिसका रहता है वो क्या रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, प्रोपेनल डिहाइड, यहाँ पे प्रोपेनल सिर्फ लिखा हुआ, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 26 का। फिर आगे का क्वेश्चन है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखो, अभिक्रिया C6H12O6, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या है, 602 एक्वा। तो ये ऊर्जा, ये इसमें बोला है कि ऊर्जा को पहचानिए, तो इसमें कौन सा ऊर्जा आएगा वो पूछा है। तो ये क्या होगा, एक उष्मा क्षेपी होगा, ठीक है, ये उष्मा क्षेपी, ये उष्मा क्रिएट करेगा, ठीक है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, ठीक है। जो ऊर्जा ले लेगा उसको हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी, है ना। हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या है, उष्मा क्षेपी। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाए वो क्या है, उष्मा क्षेपी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? एक न्यूरॉन के भीतर जो है ना सूचना कैसे प्रवाहित होती है, तो वो डेंड्राइट, जो हम लोग का एक ये बनता है ना, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके जो रहता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। इसका जो ये सब रहता है, डेंड्राइट वगैरह रहता है, इसमें बहुत सारा चीज रहता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो डेंड्राइट रहता है, कोशिका का शरीर रहता है, अच्छा तंतु रहता है, और तंत्रिका अंत रहता है, ये सारा चीज, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है माइंड को, ठीक है। तो न्यूरॉन में सूचना पहुंचाने वाले ये सारे कारक है, ये सारी चीज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, वो कौन सा है? देखो 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रिड्यूस और रिसाइकल, है ना। यानी कि उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोग, ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनर्जनन नहीं होता है, ठीक है, पुनर्जनन नहीं होगा। पुनर्जनन यहाँ भी है, पुनर्वितरण यहाँ है, ये भी नहीं होगा। देखो रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, पुनर्चक्रण फिर से बनाना उसको, और फिर से रिसाइकल करके पुनः उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। तो रंध्र का छिद्र का खुलना और बंद होना किस चीज पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं में जल का, ठीक है, यानी कितना नमी है उसमें। और ये रंध्र, और ये फिर या फिर ये बात कर रहा है तो वो पत्तियों का बात कर रहा है, ठीक है। पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जिससे वो पानी का भी अवशोषण करता है और गैसों का भी आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो वो क्या है, द्वार कोशिकाओं में जल, वो कारण है इसका खुलना और बंद होने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में यस मारो, ठीक है, सारा सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।